नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है इस समय हर्ष कुमार जी। और हर्ष कुमार जी आपको पता है असम तो घूम आए और कोलकाता घूमने जा रहे हैं। तो कोलकाता से तो हमें बताएँगे, इसको बताएँगे, लेकिन मैं बता दूँ आपको कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ममता के प्रति निर्ममता नहीं दिखा सकता। जिस प्रकार से ईसीआई निर्ममता दिखा रही है, और मुझे लगता है कि थोड़ा हमें जो है वो ममता के प्रति ममता रखनी चाहिए। तो आइए बातचीत करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और धर्मापण स्टोर पर अवश्य जाएँ, जहाँ चल रहा है 30 अप्रैल तक 10% का डिस्काउंट। तो हर्ष जी, ये क्या कर रहे जी, हैं आप? नमस्कार। ममता ने कुछ सोच के, ममता दीदी ने अपना जो सारा काडर और अपने बीच में जो पॉलिटिकल लोग थे, उनको सबको हटा दिया पिछली बार, और सारी आउटसोर्सिंग कर दी आईपैक को। हुँ, और ये भी एक नया तरह का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था कि भाई नीचे आपके जो ग्राउंड काडर है वो गुंडे मवालियों का है, और उनको हैंडल करने के लिए उनकी सारी सुविधाओं का और उनके सारे रिकमेंडेशन का, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखने के लिए आपने एक प्रोफेशनल बॉडी बना दी। ये बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था, और 2021 में इसने बहुत अच्छी तरह से डिलीवरी भी दी। बताते हैं कि जितने भी अटैक्स वगैरह हुए, जितनी भी छापा-बूथ हुए, सबकी बिल्कुल मेटिकुलस प्लानिंग जो है वो आईपैक के दफ्तर में कर ली गई थी। किस-किस बूथ पे कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है, वो सारी प्लानिंग थी। अब जो है वो ये निर्मम सरकार जो है, वो इतनी निर्ममता रख रही है ममता के प्रति कि उन्होंने आईपैक को ही बंद करवा दिया। जी, सर ऐसा है कि आईपैक को बंद करवा दिया, ये तो हम और आप कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं। आईपैक ने 11 तारीख तक की डेडलाइन दी है। डेडलाइन से मतलब ये है कि उन्होंने अपने स्टाफ से ये कहा है कि हम कुछ लीगल केसेस फेस कर रहे हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, और जो भी स्टाफ है हमारा, वो 11 मई तक छुट्टी पे चला जाए। जैसे कहते हैं कि फोर्स लीव कहते हैं। कि आप सब 11 मई को छुट्टी पे रहे। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये 11 मई की डेडलाइन क्यों है। 4 मई को रिजल्ट आना है। अब मुझे लग रहा है कि आईपैक वालों को भी भरोसा नहीं रहा कि ममता बनर्जी 100% रिटर्न हो रही है, इसलिए उन्होंने 4 मई के बाद एक हफ्ते का और ग्रेस पीरियड लेते हुए 11 तारीख की डेडलाइन फिक्स की है, और अपने स्टाफ को एक ईमेल जारी किया है शनिवार की शाम को कि भाई अब आप लोग 11 मई से ऑपरेशंस में आएंगे। और इसमें एक और भी सोची समझी जो रणनीति है, आईपैक के कुछ कर्मचारियों को बाहर भेज दिया गया है वेस्ट बंगाल से। वो वेस्ट बंगाल से बाहर जाकर असम या और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट या बिहार, इधर वो वहां से अपना काम करेंगे ऑनलाइन, अपने सिस्टम को ले जाके। तो वो वहां से काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग गया है कि जनवरी के महीने से ही आईपैक के दफ्तर पर नजर थी ईडी की। और देखिए, इस समय सब लोग ये कह सकते हैं कि भाई चुनाव का माहौल है, सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए आईपैक के रेड की जा रही है। हकीकत बात यह है कि अगर एमसीसी लागू नहीं हो इस समय वेस्ट बंगाल में, तो ईडी की अब भी हिम्मत नहीं थी वहां कुछ कर ले। तो ईडी वालों को यह लग रहा है कि अब एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, सारे अधिकार जो है वो चुनाव आयोग के अधीन है, सेंटर के अधीन है। तो आईपैक या जो भी उनके पुराने मामले हैं, 3-4 मामलों में रेड हुई है सर। डीसीपी है वहां के क्राइम ब्रांच के, उनके घर पे रेड हुई अभी संडे की उसको सुबह। आप जानते हो कौन है डीसीपी? आपने कह दिया डीसीपी है। वो है जो है वो डिजर्व नहीं करता। वो वो जो तो सर है वो पैरे सर्कल अफसर ममता था थाने का। ममता दीदी का हाउसकीपर है वो। हाँ जी, हाँ, यही तो बताने हाँ, जा रहा हूँ मैं। वो वो तो इंस्पेक्टर वो तो से पहले भवानीपुर का थाने का इंचार्ज था। भवानीपुर नहीं, कालीघाट। हाँ, कालीघाट का, जो भवानीपुर के अंदर आती है जिसमें। जी। हाँ, वो तो कालीघाट थाने के इंचार्ज से वो ममता दीदी के घर का एक एक कार्य जो है वो उसके द्वारा होता था। और वहां से आप देखिए वो बन गया, पहले इंस्पेक्टर था, फिर एसीपी बना, फिर डीसीपी बना। और डीसीपी में भी अभी भी उसके पास जो है वो डीसीपी का शायद
स्पेशल ब्रांच का चार्ज है उसके पास, हाँ, क्राइम डीसीपी ब्रांच। ब्रांच है वो। जी, स्पेशल जी, ब्रांच जी। का मतलब जो है वो सारे सेंसिटिव केसेस जो है वो उसको दिए जाते हैं कोलकाता पुलिस के, हाँ, जो स्पेशली जिनमें जांच होनी होती है, जो जैसे भी कि वहां स्पेशल पे, जांच वाले होते हैं। तो हाँ, जैसे वहां पे एक मेडिकल सीट घोटाला हुआ था, कोई मेडिकल की सीट में एनआरआई कोटे में कुछ सीटें बेची गई थी, उसमें उसकी जांच उसके पास थी और उसी में उसकी ईडी रेड हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर, कि वहां पे एक अंडरवर्ल्ड डॉन है वहां पे, सोना पप्पू नाम का, कोलकाता में। मैं तो पढ़ता रहता हूँ कोलकाता के अखबार वगैरह। उसके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रखा है डीसीपी के। और वो सोना पप्पू क्या करता है कि एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, जमीनों से कब्जे हटाने का काम करते हैं और रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। एक जॉय कामदार नाम का एक वो है कारोबारी, उसके यहाँ रेड हुई थी शनिवार को, उसे अरेस्ट किया है, हिरासत में लिया गया है। वो जो आसनसोल वाला कोयले घोटाले वाला मामला है ना, जिसमें ईडी रेड कर रही है, उसका पैसे का लेन देन इन्होंने किया था और उस पैसे को लगा दिया सोना पप्पू जो फरार है उसके रियल एस्टेट के धंधे में। तो आप देखिए कि कितना इन्होंने मजबूत अपना वो बना लिया है पूरा का पूरा नेट। अरे किस साहब तरीके बिल्कुल से काम। सिस्टम। और एक चीज जो है वो मैंने आपका वीडियो देखा था, वो चीज जी, आपने जी। भी मेंशन नहीं की। कौन सी सर? पश्चिम बंगाल में पुलिस की यूनियन है, उस अच्छा, यूनियन को बोलते हैं पुलिस वेलफेयर कमेटी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मिस्टर शांतनु सिन्हा विश्वास जो हैं वो पुलिस उसके वेलफेयर अध्यक्ष होंगे। कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो सर पुलिस तो वेलफेयर वो के लिए तो चाहिए ना। तो वो जो पुलिस वेलफेयर कमेटी का काम क्या है, इससे पहले क्या हुआ करता था, इस बार नहीं हो पा रहा है। अच्छा। जितने भी आपके जो पुलिस के जो चौक आपके थाने और चौकी के जो लोग हैं, वो डीजीपी के इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं करते हैं, वो पुलिस वेलफेयर कमेटी के इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस वेलफेयर कमेटी के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से आ रहे हैं। हम्म। तो ये जो पुलिस वेलफेयर कमेटी वाला जो मामला है वो इस बार कट कर दिया गया, कैंची चला अरे दी सर, गई उसके ऊपर। वो सर जो नाल वेल, होती है ना, गर्भनाल, वो काट दी हाँ। गई। सुनिए दूसरी चीज, पहले जो है ये मैंने जो है वो आपके जो लोग इलेक्शन वर्क में इन्वॉल्व है, जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, उनसे पता किया कैसे होता था कार्यक्रम। अच्छा। और कोलकाता में भी और पूरे पश्चिम बंगाल में किसी सीपी की या किसी एसएसपी की बात के ऊपर शांतनु सिन्हा विश्वास की बात थी। वो जो इंस्ट्रक्शन देगा पुलिस थाने को, वो पहले इम्प्लीमेंट होगा। एसएसपी, एसपी और कमिश्नर पुलिस चाहे कुछ कहते रहे। एक बात। दूसरी बात, सुपर बड़ा कॉप। साइंटिफिक सिस्टम है ये, तो आपको मानना पड़ेगा। जो साइंटिफिक रिगिंग होती है ना, वो साइंटिफिक रिगिंग कैसे होती है वो सीखनी चाहिए। अब आपको पता है ना कि जो भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है पोलिंग के दिन, तो उनको ईडीसी मिलती है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। हम्म। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट की बेसिस पे उनको जो है वो पोस्टल बैलेट मिलते हैं। पोस्टल बैलेट फिर वो जो है अपने पोस्टल बैलेट भर के वो लिफाफे में बंद करके उसको डालते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस थे सारे पुलिस आपके थानों में। हर थाने में पुलिस वेलफेयर कमेटी है और उसका एक अध्यक्ष होता है। तो हम्म। जो भी पुलिस के कर्मचारी हैं, वो जिनको भी मिलता था वो ईडीसी, उस ईडीसी के बेसिस पे जो उनको पोस्टल बैलेट मिलते थे, तो वो भाई लोग जो थे उसको क्या करते थे पता है आपको? उसको मार्क जो है वो पुलिस वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष के सामने ही करना होता था। अच्छा। इस बार पुलिस वेलफेयर कमेटी ही नहीं रही, उसका देहावसान हो गया। तो अरे सर, क्या पुलिस वेलफेयर कमेटी? ममता जी पे आप लोग वैसे ही आरोप लगा रहे हो वेलफेयर कमेटी का। कम से कम उन्होंने अपने अधिकारियों से ये तो नहीं कहा कि मुझे इन होटल और बार वालों से जो है 100 करोड़ रुपए वसूल के दो। सर वेलफेयर कर रहे हैं, छोटा मोटा पुलिस वालों का छोटा भला मोटा कर रहे हैं। वहां तो मुंबई वालों ने तो बिल्कुल टारगेट सेट कर दिए थे कि भैया ठाकरे जी की सरकार थी जब के साथ 100 करोड़ रुपए वसूलने हैं। इवन होम मिनिस्टर सीधे वहां के आदेश दे रहे थे, अनिल देशमुख। उनके मुकाबले नहीं, ममता जी का ऐसा तरीका है बहुत साहब,
वहां क्या है, रिफाइंड सिस्टम। वहां जो है ना, वहां सिस्टम था किस चीज का, अ, नजराने का। भ्रष्टाचार जो है वो 3 प्रकार का होता है, मोटा मोटा। तो एक तो होता है जबराना, जो जबरदस्ती वसूल किया जाता है, जो काम आपके, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं, जो जी। खास तौर से जिसमें पुलिस सिद्धहस्त है, इसीलिए पुलिस बदनाम है। हाँ। पुलिस बदनाम है, आपके इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बदनाम नहीं होते, सेल्स टैक्स वाले भी बदनाम नहीं होते, क्योंकि वो जो करते हैं वो नजराना, नजराना मतलब तेरा भी कुछ फायदा ले दे मेरा के भी काम फायदा, कर लेने का। हाँ, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, वो है नजराना। सही बात। तो तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा में नुकसान केवल सरकार का होता है। हम्म, और जबराने का तो खैर आपको पता ही है, जबराना कैसे होता हाँ। है। और तीसरा है शुक्राना। ये शुक्राना जो है, ये गुजरात मॉडल है, मांगा नहीं जाता, मांगा बस नहीं जाता, देते रहो, काम चलाते रहो। मतलब चाहो तो दे दो। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत दिया जाए। सही कह रहे हैं। तो एक पुराने पुलिस ऑफिसर ने मुझको शुरू शुरू में ये समझाया था कि भाई ऐसे होता है। वो मैंने ऑब्जर्व किया, पूरी सर्विस में ऑब्जर्व किया। हाँ, तो सही अब में ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं आप। तो पुलिस बदनाम इसलिए होती है कि वो पहले वाले पे ज्यादा जोर रखती है। तो वो ये जो आपका जो जबरन वसूली वाला जो है, पुलिस उसलिए बदनाम आप हो जाती है। महाराष्ट्र का यहाँ का कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो हम्म। पश्चिम बंगाल के और महाराष्ट्र के तंत्र में यही अंतर है कि वो नजराने पे है और ये जबराने पे है। तो चूंकि ये जबराने यहाँ पे तो है, इसलिए ये अनपॉपुलर है और हाँ, इनको जो है इनसे लोग घृणा करते हैं। वो लेकिन सर नजराने पे, एक बात तो और है। गुजरात की तो पूरी वाह वाह होती है क्योंकि गुजरात तो शुक्राने पे। हाँ, वहां का तो मॉडल बिल्कुल अलग है, वहां कोई इस तरह का मामला सामने ही नहीं आता। वो लेकिन तो लेकिन पूरा बात, सब पूरा सेट लेकिन है, सर सबको पता है। अच्छा नहीं भी दो तो पूरा नहीं मानते। ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि ममता बनर्जी अपने ऑफिसर्स को ओबलाइज भी तो करती हैं। कौन सा ऐसा अरे ऑफिसर साहब, है जो रिटायर ऑफिसर्स की होगा बात और उसे कीजिए, मैं फिर बताता हूँ पार्टी में आपको। शामिल नहीं करती, एमएलए का टिकट नहीं देती, कुछ बनाती नहीं है। राजीव कुमार, भारती घोष, लाइन लगी हुई है, रिचपाल सिंह, सार पता नहीं कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबको कहीं ना कहीं है ना, एडजस्ट कर वो तो लिया। उसके लिए आसान है ना। देखिए जो मॉडल है वहाँ का, जो पॉलिटिकल मॉडल है वो कितना अच्छा साइंटिफिक है। आपको पहले मैंने आपको बता दिया कि साहब की जो नीति निर्धारण संस्था है वो आईपैक है। सब कुछ उसको आउटसोर्स है। कोई मंत्री मैटर नहीं करता, कोई एमएलए मैटर नहीं करता, कोई कहीं कहीं बीच में नहीं आता। सारा हाँ। काम जो है वो नीचे के जो गली के गुंडे जो हैं वो जो इकट्ठा कर रखे हैं पुलिस वालों ने, और तो वेलफेयर कमेटी और आईपैक के थ्रू सारा काम होता है। तो आप किसी को भी खड़ा कर दो, जिता के लाने की जिम्मेदारी तो उनकी है ना। हाँ, सही बात है। अब ये काम बीजेपी कांग्रेस वगैरह नहीं कर सकती कि वहां पे आपको चेहरा भी देना पड़ता है और व्यक्ति एक्टिव भी होना चाहिए। उसको खाली जो है वो नीचे वाले जिता के ले आएंगे और ऊपर वाले जो है उसको सब कुछ फंडिंग कर देंगे, उसका सब कुछ कर देंगे, वो खाली चेहरा बन के घूमता रहेगा। ये सिस्टम बीजेपी कांग्रेस इत्यादि में नहीं है। ये परफेक्ट सिस्टम जो था, बिल्कुल जिसको माओइस्ट सिस्टम कह सकते हो आप, ये हाँ। पश्चिम बंगाल में ही था और जिसको हाँ। इस निष्ठुर इलेक्शन कमीशन ने तोड़ दिया। हाँ, और ये आज से नहीं चला सर, ये चीजें तो मैं जो देखता हूँ वहां की राजनीति में, ये कम्युनिस्टों के टाइम से भी यही था। हाँ, कम्युनिस्टों के टाइम से शुरू हो ऑलमोस्ट गई थी। वही मॉडल ममता बनर्जी ने हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया, उसी मॉडल को आगे बढ़ा दिया, बल्कि उसे और बढ़िया सिस्टमैटिक, जैसे आप बता रहे हो, पुलिस वेलफेयर और बाकी सब चीजों के आधार पर। देखिए वेलफेयर की तो बात आप सुनिए ना, वो जो ईमेल जारी हुआ आईपैक के लोगों को, उसे लेके चीफ मिनिस्टर अपनी एक रैली में ये कह रही है कि क्या हुआ, बीजेपी वाले उन्हें अगर नहीं काम करने देंगे, मैं सबको टीएमसी का कैडर बना दूंगी, मैं टीएमसी में शामिल कर लूंगी सब लोग। बताइए, एक प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी, उसके एम्प्लॉय को आप सीधे पार्टी में शामिल करने की बात कर रहे हैं, पार्टी में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो एक ही संगठन है, बीजेपी के पास तो 50 संगठन है, वो कहीं भी एडजस्ट कर देंगे, हम क्या करें, हम तो पार्टी में शामिल कर सकते हैं, तो पार्टी में शामिल कर लेंगे आईपैक के जितने भी युवा हैं,
किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे। तो समझिए ये आप पार्टी कितना। में शामिल होने के वहां पे बड़े फायदे हैं। आप टोलाबाजी कर सकते हो, हाँ। आप कटमनी कर सकते हो। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ केरला का। अ, तब मैं पश्चिम बंगाल में अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुका था। ये पश्चिम बंगाल में मैंने नहीं देखा था, अच्छा। लेकिन केरला में मैंने देखा। वो केरला में जब मैं गया, जब मैं आईएएस में आ चुका था, हमारा एक भारत दर्शन का कार्यक्रम था। भारत दर्शन के कार्यक्रम में केरला गए, त्रिवेंद्रम में उतरे, हम्म, तो जो लोग आए थे हमें लेने, तो वो हम लोगों ने अपना सामान वामान उतारा और देखे कोई पोर्टर वोटर है या नहीं है। तो पोर्टर के आने में देर हो रही थी, तो उन्होंने कहा हम लेके चलते हैं अपना सामान। हम्म, यंग प्रोबेशनर्स थे, तो उस टाइम पे तो कोई हाँ। इस तरह की बात होती नहीं। उनका सामने हम लेके चलते हैं। तो उन्होंने रोक दिया हमको कि साहब कोई फायदा नहीं है। कि क्यों? कि साहब आप लेके चलो या वो लेके चले, पैसा तो हमको उनको उतना ही देना पड़ेगा। मैं कहा ये क्या बात हुई? कि नहीं अच्छा। साहब ऐसा ही है यहाँ पे। मतलब ले जाए कोई या भी ना ले जाए व्यक्ति देना पड़ेगा। अपना सामान नहीं ले जा सकता था। आज की डेट में मुझे पता नहीं, जो लोग देख रहे हैं वो बताएं। मैं बात कर रहा हूँ, ये बात है 1988 की। अच्छा। तो कि साहब देना पड़ेगा। अच्छा, फिर हम्म, अब जहाँ पे जो गेस्ट हाउस था वहाँ पे गए, तो वहाँ पे भी जो है वो अ, सामान लेके, जो हमारा जो वैगन था वो एक छोटा सा ट्रक था, मिनी ट्रक। हम्म, तो करीब 20 लोग थे। हम्म, तो वो वहाँ खड़ा, कि क्यों भाई उतार क्यों नहीं रहे? कि नहीं साहब, वो जो यहाँ का जो एरिया है, वो जो एरिया वाले आएंगे वही उतारेंगे। क्या हमने कहा हम उतार लेते, कि इससे हाँ, फायदा क्या? वही वाली बात, फायदा क्या? पैसे तो हमें देने पैसा ही तो है। उनको देना ही पड़ेगा। बताओ। तो तो अब ये जो सिस्टम है, ये केरला से रिफाइन होके पश्चिम बंगाल आ गया। हाँ, अब फर्क ये हो गया सर, अब लगेज नहीं पश्चिम उतारना बंगाल किसी को में किसी इसको का। एक्सटेंड कर लगेज दिया में गया तो फर्दर। सबके ट्रॉली बैग चल पड़े। अब वो और तरह की वसूली चलो पड़ी। अब तो अब वो तो नहीं, अब उन्होंने यहाँ एयरपोर्ट, दूसरी। रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी लोग सामान अपना खुद लेके चलते हैं। अब तो ट्रॉली बैग है, खींच अब के ले मुझे जाओ। पता नहीं कि सब अब जगह वहाँ शानदार क्या बने हुए सिस्टम हैं। है अभी आजकल। पहले तो ये हुआ करता था। हम्म, अब पश्चिम बंगाल में ये है, आप मकान बना रहे हो, हम्म, तो आप मकान यदि बना रहे हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी लोकल क्लब से। उसको आपको जो मकान का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसका कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। फिर जिसको वो परमिट करेगा उसी से आपको सीमेंट लेनी पड़ेगी, जिसको वो परमिट करेगा उसी से आपको लोहा लेना पड़ेगा। ठेकेदार भी जिसको वो उन्हीं के हो परमिट गए। करेगा उससे आपको वो आपके फर्निशिंग और जो कुछ है वो करवाना पड़ेगा। आप यदि नहीं करोगे तो कोई बम मर जाएगा आपके यहाँ एक दिन। ये कटमनी और सिंडिकेट का सिस्टम। तो अब वहाँ जब वो ये सिस्टम हो गया, तो साहब लोगों को तो बहुत परेशानी हो ही गई ना। और बहुत हालांकि सारे लोग इस सिस्टम का हिस्सा भी बन गए सर, उन्हें भी परेशानी होती है। वो अब हिस्सा तो जितने बने उतने बने, बाकी तो शिकार ज्यादा बने, हिस्सा कम बने। नहीं, जो शिकार बने हैं वो सर कब कब जागेंगे? हमारे तो समझ में यही नहीं आया ना कि कितना कितना करेंगे। हमारे हमारे एक मित्र हैं, वो पंजाबी हैं बेसिकली, और इधर के ही रहने वाले हैं। वो कुछ साल पहले वहां पे गए थे और बीच में जाते रहते हैं, और भी कुछ समय के लिए वहां पे रहे, लंबा समय रह के आए, फिर बाद में आ गए। तो वे यूं कहते हैं कि साहब वहां पे जो चीज मैंने जज की है, वो यूं कहते हैं कि भाई आप लोग तो बीजेपी वालों की इतनी तारीफ करते हो, योगी जी की, फलाने की, लेकिन वहां पे जो मैसेज है आम लोगों में, वह मैसेज यही जाता है हर बार जब भी चुनाव आते हैं, कि बीजेपी वाले पंजाब इसे पश्चिम बंगाल को लेकर के सीरियस ही नहीं है कि इसे टेक ओवर किया जाए। वो यही कहते हैं हर बार कि हमें तो लगता ही नहीं कि कोई सीरियस एफर्ट किया जा रहा है। हालांकि ये बात मेरी इस बार के चुनाव से पहले हुई थी, उनकी चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए थे तब हुई थी बात। कह रहे थे कि यार हमें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले वहां सीरियस नहीं है उसे लेकर टेक ओवर करने के लिए। वहां तो लोग बेचैन है कि आओ भैया कोई करो तो बदलो, तो कोई बदलने वाला है ही नहीं। कम्युनिस्टों से उम्मीद नहीं है, कांग्रेस क्या नाम मोदी जी का परजीवी हो चुकी है, वो खत्म है बिल्कुल।
अब ले दे के बीजेपी वालों से उम्मीद बचती है, देखो क्या करते हैं इसमें। अब की बार लग तो नहीं, रहे वो जो हैं इनके efforts। मुख्य बात हुई ना, क्योंकि अब रिसर्च आ रही है साहब। एक अभी रिसेंट किसी रिसर्च की, कोई त्रिवेदी रिसर्च सेंटर है, उसकी रिसर्च आई। अच्छा। आज जो वो इन्होंने प्रदीप सिंह ने भी उसकी चर्चा की है। अच्छा। और वो ये दिखा रहे हैं कि साहब की ये जो हवा बना रखा है मुस्लिम वोट का, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने कल ही कहा था। किसके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, मैं, हाँ, मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था ना परसों संडे को, तो उसमें मैंने कहा है भैया ये सब 3 जिले हैं, मामू जिले, उन 3 जिलों में मुस्लिम मतदाता जो है वो मैटर करता है, और वो इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि जो अभी कुछ ही दिन पहले रिसर्च आई थी ना, वेस्टेड वोट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि 10% से ज़्यादा जो भी वोट मिलता है आपको, वो वेस्टेड वोट है। और उस वेस्टेड वोट का निकाल के, और इस बार की जो स्थिति है, तो इसने ये निकाला कि एक्चुअल जो डिफरेंस है वो केवल 1,92,000 वोट है बीजेपी और तृणमूल में। तो जो इलेक्शन कमीशन ने जो किया, पिछली बार हमने बहुत सर्वे कराया था, ग्राउंड सर्वे वो सब कराया था कलकत्ता में, और तब तक हमारा रिकॉर्ड जो था वो बिल्कुल लगभग 100% था, और हम गलत हो गए। तो गलत हो गए तो हमने जो है वो स्टेट्स के सर्वे करना बंद कर दिया, ग्राउंड सर्वे करना बंद कर दिया हमने। तब से मैं कहा यार इतना सारा करा के ये क्या हुआ। फिर अच्छा, जो हमारा करते थे वो भी विदेश चले गए, छोड़ गए। तो धीरे-धीरे ये समझ में आया कि हमारा जो सर्वे था वो इस बात पे आधारित था कि चुनाव जो है वो फेयर होंगे। लोग जो है वो वोट अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। इतना ज़्यादा वहाँ पर फाउल प्ले होता है, इसका हमें अंदाज़ नहीं था। क्योंकि मुझको भी अब कलकत्ता छोड़े 40 साल हो गए। लास्ट में कलकत्ता में था तो 84-85 में था। 84 में 84 में भी, हाँ, वही समझिए आप। तो आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो कम से कम 8-10% का अंतर पड़ गया। इतना ज़्यादा रिगिंग हुई है। काउंटिंग कैसे होती है वहाँ पे? आपको बताएँ, आपको आप हैरान हो जाओगे कि क्या काउंटिंग में भी ऐसा हो सकता है? मुझे पता नहीं आपने कभी काउंटिंग अंदर से देखी है कि नहीं देखी है? देखिए सर, देखिए देखी मैंने, है ना? लेकिन यूपी की देखी है, वहां की नहीं देखी। नहीं, यूपी की जो देखी है, तो ये उसमें क्या होता है भाई? काउंटिंग होती है, वो काउंटिंग टेबल होती है, काउंटिंग टेबल के वो आपके एक सबके एजेंट होते हैं वहां पे। बैरिकेड लगा के उधर बाहर एजेंट बैठे रहते हैं। हाँ। ईवीएम आती है, हाँ, ईवीएम आती है, उसके बाद फिर आप उसका कंट्रोल बटन दबाते हो तो फिर वो रिजल्ट देती है। वो रिजल्ट आप सबको दिखाते हैं। हाँ, नोट करते हैं सब। सब लोग नोट करते हैं और उसको फिर वो टैबुलेशन शीट पे नोट किया जाता है। पश्चिम बंगाल में जहां-जहां बीजेपी के 0 आए हैं ना, जहां-जहां बीजेपी के 0 आए हैं, कहाँ-कहाँ है 0? आप देखिए, साउथ 24 परगना 31 सीट में 0, कोलकाता 11 सीट में 0, ठीक है? आपके हावड़ा 16 सीट में 0, पूर्व बर्धमान 16 सीट में 0, फिर एक है झारग्राम, वहाँ तो 4 ही सीट है लेकिन 4 सीट में 0। तो ये जो 0 वाले ज़िले हैं, यहाँ पे जैसे डायमंड हार्बर की बात है, ये जो पूरा साउथ 24 परगना का जो इलाका है, वो अभिषेक बनर्जी का इलाका है। अवधान के साथ 10 बजे के बाद में तो हल्ला कर दिया कि साहब जीत गए, मारो इनको, काटो इनको, और जितने भी पोलिंग एजेंट थे सब टीएमसी के अलावा
सब या तो भाग गए या भगा दिए गए। फिर वो कहीं भी लिख लो उसमें। और उसके बाद आपकी ईवीएम जो है वो आप जैसे चाहो वैसे, कोई भी कुछ भी आए ईवीएम में, आप जैसे चाहो वैसे लिखो। इस बार क्या किया इन्होंने, इस बार ये कह रहा हूँ ना, इलेक्शन कमीशन की रिसर्च बहुत तगड़ी है। अब वो हर ईवीएम के रिजल्ट की जितनी भी है ईवीएम जो आएगी उसकी वीडियोग्राफी होगी। हाँ, वो कैमरे की तरफ दिखा दिखा के करना पड़ेगा। की तरफ दिखा के। वो जैसे जैसे होटल में होता है ना सर, ये लोग जो ये है ना, ये सब जो डंकी डोनट्स वगैरह ये लोग हैं, इनमें एक सिस्टम होता है कि जितने बर्गर यूज हो गए वो तो बिक गए आपके, फिर क्या होता है वो 24 घंटे के अंदर बर्गर फेंकना पड़ता है जो आपके पास रखा। तो वो बताते हैं वहां के स्टाफ के लोग कि वो कैमरे को दिखा दिखा के फेंकते हैं कि हमने वो डस्टबिन में फेंक दिया। कंपनी का नियम है कि भाई कोई बासी चीज यूज ना कर लें। तो वो वाला सिस्टम जो है, और आज भी मैं पढ़ रहा था अखबार में, खबर छपी हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहां फ्रंट पेज पे छपी हुई है कि अगर एक भी जगह किसी ने ये शिकायत आ गई कि साहब ये कैमरा बंद हो गया घंटे भर या 2 घंटे कुछ भी कहीं भी, तो दोबारा पोलिंग होगा। आज लिखा हुआ है, पहले फ्रंट पेज आधा पे, आज घंटे फिर आधा खबर घंटे छप रही। हाँ, आधा आधा घंटे घंटा। हाँ, कि कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, तो केवल आधा घंटे का सिस्टम है। और तो और बाइक्स बंद कर दी। अरे सर, बाइक बंद कर दी। खबर शाम छपी के हुई 6 है बजे से कि मंडे से, कल से ड्राई डे, सारे बार बंद। 198 घंटे का ड्राई टाइम है। हाँ, तो वहां पे तो आज खबर छपी हुई है, द पार्क और कई होटलों वालों का वर्जन छपा हुआ है। वहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टोरी छाप रखी है। लोग ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा इतना लंबा पीरियड हमने कभी नहीं सुना कि इतने लंबे, लगभग ऑलमोस्ट जो है 10 से 12 दिन बैठ रहे हैं पूरे के पूरे, जब तक पोलिंग होगा, जब तक ड्राई डे सारे में। और खासतौर से जो साउथ वाले में, जो सेकंड राउंड में जहां होने वाला है, तो हर हर मौके पे जो हर जगह पे तैयारी पूरी कर रखी है सर। आप सही कह रहे हैं कि रिसर्च वर्क बहुत तगड़ा है हर चीज का, पूरा हर हर फील्ड पे कोई छोड़ी नहीं है। 8.5 दिन ड्राई रहेगा हाँ, 8.5 दिन, कोलकाता सही में। कह रहे हो। जी जी जी, वो मंडे से शुरू हो चुका, बिल्कुल। वो शुरू हो और चुका, लेकिन ये 23 तारीख को पूरा हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन मिलेंगे, गैप मिलेगा, फिर 25 से शुरू होगा। 29 वाले का, सेकंड राउंड वाले का। और योगी जी की भी सभाएं बढ़ा दी है इन्होंने। अभी योगी जी की योगी जी की बता रहे सभाएं हैं कि बढ़ा 20 रैली रख दी है इन्होंने। और साउथ वाले इलाकों में भी ये जो मुस्लिम सीट जहाँ पे बताई जाती है, यहाँ पे भी योगी जी की रखी गई हैं। उधर ऊपर जंगल महल वगैरह, जहाँ पे पिछली बार तो वहाँ बीजेपी ने क्लीन क्लीन स्वीप कर दिया था बिल्कुल। योगी जी की रैलियां इस बार तो बढ़ा दी है इन्होंने, बता रहे हैं और ज्यादा। तो अब तो तैयारी तो बढ़िया है। अब तो विजय त्रिवेदी भी कह रहे हैं बंगाल में जीत के मुहाने पर खड़ी बीजेपी। अरे सर, ये सब लोग एजेंट हैं। ये कांग्रेस, अरे ये सर, ये लोग कांग्रेस के एजेंट हैं। ये इस तरह की वीडियो बना बना के मोबिलाइज करते हैं मतदाताओं को कि भैया हार रही है ममता, वोट एक भी घर पे नहीं रहना चाहिए। इस इन सब चीजों से क्या होता है सर, इन सब लोगों को जानते हैं लोग। ये और सब भी ऐसे ही बहुत कहते सारे रहते काम हैं। हुए, मतलब ईसीआई ने कोई भी कोई भी चीज अनअटेंडेड नहीं छोड़ी है। हाँ, जहां जहां इन्होंने गड़बड़ी की है वो सारी चीजें उन्होंने प्लग की हैं। और वही जो है, मैं पिछली बार भी आपको बता रहा था कि जो सीईओ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मनोज स्ट्रॉन्ग। अग्रवाल। मनोज अग्रवाल, जून में रिटायरमेंट है हाँ उनका। मैंने आपको बताया था, डीडीए के हाँ चेयरमैन रह चुके हैं। हाँ, सही बात है। तो आप ये देखो, 100 मीटर के अंदर कोई भी लोकल पुलिस नहीं रहेगी। लोकल पुलिस नहीं रहेगी तो फिर कैसे होगा? चेकिंग जो है वो 100 मीटर वाला जो 100 मीटर वाली जो लाइन है वहां पे होगी। कैसे होगी? बुर्का उठा के फेस चेक किया जाएगा। हम्म। वो भी सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में होगा, महिलाएं करेंगी। लोकल आंगनवाड़ी ये सब जो है वो
वहाँ की जो महिलाएं हैं, वुमेन पुलिस, ये सब मिलकर करेंगी। वहाँ से एंट्री होगी, वहाँ से एंट्री होके आप असिस्टेंस बूथ पे आओगे, वोटर असिस्टेंस बूथ पे। वोटर असिस्टेंस बूथ पे तब वहाँ से आपको अलाउ किया जाएगा, तब आप क्यू में खड़े हो सकते हो। अलाउ करने के लिए वो जो पीएलओ है, उसके साथ में एक असिस्टेंट होगा, यानी ये तो पुरुष है तो महिला असिस्टेंट, महिला है तो पुरुष असिस्टेंट, साथ में एक सेंट्रल फोर्स का जवान। ये लोग मिल के चेक करेंगे। अगर वोटर स्लिप है आपके पास तो वोटर स्लिप लेके आप क्यू में जा सकते हैं। नहीं है तो उनके पास अल्फाबेटिकल रोल है, जो नॉर्मल रोल है उसको बना दिया गया है अल्फाबेटिकल रोल। 2 अल्फाबेटिकल रोल है, एक इंग्लिश में है, एक बंगाली में है। और उस अल्फाबेटिकल रोल में अपना नाम मैच कराइए। नाम मिल जाए तो जो आइडेंटिटी है आपकी, आइडेंटिटी कार्ड जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाइए, आधार को छोड़ के वो दिखाइए। वो अब क्लियर हो जाते हैं तब जाके आप लाइन में लगिए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो सिस्टम था, जो लोकल पुलिस फैसिलिटेट करती थी, और वो ये होता था कि 10-11 बजे के आसपास 100-150 आते थे तृणमूल वाले और जाके लाइन में लग जाते थे बीच में, भगा देते थे पीछे पीछे वालों नंबर को, ही नहीं आने देते थे वो लोग। नंबर ही नहीं आने देते थे। ये बूथ जैमिंग हो गई। और बूथ लूटने का तो आपको पता ही है कैसे करते थे। तो सारे सीसीटीवी वगैरह ऑफ हो गए। सीसीटीवी का ये है कि अगर 30 मिनट ऑफ रहा तो ऑटोमेटिक रिपोल। सोर्स जैमिंग का ये है कि अगर एक भी मतदाता की शिकायत आ गई कि उसको वोट नहीं डालने दिया या उसको घर से नहीं निकलने दिया तो रिपोल। खूब रिपोल होंगे, आप देखिएगा, फर्स्ट राउंड के बाद ही पता चल जाएगा। बिल्कुल पता लग जाएगा, ये तो 23-24 तारीख में पता लग जाएगा। तो इस तरह से कर दिया है साहब, बिल्कुल ऐसा वाटर टाइट कि भाई मैं, ममता जी के साथ निर्ममता मेरा करा रहे दिल हो जो है वो ममता जी के लिए कांप रहा है। क्या करें। देखो क्या होता है। ऊपर से राहुल गांधी ने इनको वो विमेंस रिजर्वेशन वाला और वो झुंझुना थमा दिया। हाँ, वो तो बीजेपी वालों ने तो वहां पे स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, रेखा गुप्ता सबको भेज दिया है कैंपेन करने के लिए। सब कलकत्ता में और वहीं घूम रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ही, वही वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के काफी चल रहा है इसमें। तो ये तो अच्छा, तमिलनाडु में भी इसमें हालत खराब है साहब। तमिलनाडु में तो अभी मैं सर्वे देख रहा, कह रहे वहां पे वो जो विजय है उसकी 1-2 ही सीट आ रही है। हाँ। खत्म है उसकी कहानी। वो तो चर्च में घुटनों के बल जा रहा था, कल मैंने देखा। उसका जो है तो वोट तो उसको मिल रहा है 15% से ऊपर, लेकिन सीट नहीं मिल रही। ये जैसे बीजेपी का केरला में हाल होता है ना, उस तरह का हाल हो रहा है उसका। अच्छा, ये 13-13%, 12-12% वोट मिल गया, सीट नहीं मिली। बीजेपी को तो 19% वोट मिला था लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में तो मिला था, अभी विधानसभा की बता रहा हूँ, पिछली बार 11-12-13 ऐसे परसेंट कुछ ऐसा ही था। तो वो वाला हाल जो है वो हमारे इनका होने वाला है। और अभी तक जो लोग, कई सारे लोग मैं देख रहा हूँ, जैसे जेवीसी श्रीराम ने आज अपना ओपिनियन पोल दे दिया है, और उस ओपिनियन पोल में 140 प्लस दे रहे हैं वो एडीएमके को, जबकि ये 15 दिन पहले एडीएमके को पीछे बता रहे थे। अच्छा, तो राहुल गांधी का जो विमेंस गैम्बिट था, ये जो चाल थी उनकी, तो उनके उल्टी पड़ गई। हाँ सर, राहुल गांधी की तो चाल उल्टी ही पड़ती रहती है। राहुल गांधी विमेन रिजर्वेशन और कभी डिबेट में तो हिस्सा अब लेता मतलब नहीं है। हालात ये हैं कि जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो वो जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं वो उसको तमिल में ट्रांसलेट ही नहीं कर रहे कि क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, इसको तमिल में मैं दूसरी तरह से बोलूंगा। हाँ, वो तो कल मैंने देखा वो वीडियो। अब चूंकि मैं तो तमिल जानता नहीं हूँ, लेकिन किसी ने डाला है वीडियो कि साहब देखिए ये हो क्या रहा है, वो कह कुछ रहे हैं, फिर वो उसका ट्रांसलेशन कुछ और कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि भाई राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, जो सही कहा जाना चाहिए। वो अपनी तरफ से सही कह रहे कि यार ये तो हमें मरवा देगा अगर इस तरह से बोलेगा, तो इसलिए जो है वो अपनी तरफ से कुछ सुधार के बोल रहे हो उसमें। लेकिन राहुल गांधी के जो
कार्यक्रम इधर का बंगाल में लगे, यहाँ तो कुछ माहौल बना नहीं सर। यहाँ तो मुझे लगता है कि 1-2 कार्यक्रम करके भाग आए। केरल वेरल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब इनका फोकस केरल पे जितना रहा इतना यहाँ नहीं है। केरल में अकेले में चांस है, बाकी तो कहीं चांस ही नहीं है। तो ये एनर्जी वेस्ट कर नहीं रहे। थोड़ा बहुत तमिलनाडु में डीएमके वीएमके वालों की हेल्प के लिए कर रहे हैं, बाकी बंगाल में लग नहीं रहा कुछ इनका। तमिलनाडु में भी यही बताया जा रहा है कि वो जैसा जो डीएमके चाहती है उस तरह से नहीं कर रहे हैं, अपने मन मर्जी से कर रहे हैं वहाँ भी। कोई तालमेल नहीं है कुछ उनके साथ। तो ये चल रहा है। तो विमेंस रिजर्वेशन वाला तो इन्होंने अपने जो है कुल्हाड़ी पे पैर दे मारा। अरे सर उस दिन पार्लियामेंट में आपने वो देखी होगी, अमित शाह जब बोल रहे थे कितना मजेदार सीन हुआ, जब केसी वेणुगोपाल हल्ला गुल्ला कर रहे थे। वो तो उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम बात से पीछे नहीं हटना, अभी 1 घंटे में नया ड्राफ्ट करके तैयार करके अभी रोको, पार्लियामेंट लेके आ रहा हूं, फिर पीछे मत हटना। और ये भी याद रखना कि तुमने अपने नेता की गैरहाजिरी में कही है बात। वो फंस गया कि भैया अमित शाह को ऐसा कह दिया, ये तो ले भी आएंगे 1 घंटे के अंदर ही अगर वास्तव में हो। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पूरा मेरा तैयार करा हुआ, मैं तो जानता हूँ इसमें मुझे कहाँ क्या करना है, पर तुम पीछे नहीं हटना, हम 50% भी कर देंगे और लो अभी लेके आ रहा हूँ, बोलो तैयार कर दो। तो उस पर तो काफी घेराबंदी इनकी बढ़िया हुई। हमने तो उस दिन लाइव भी दिखाया, वोटिंग भी लाइव दिखाई, लोगों ने बड़े इंटरेस्ट के साथ देखा, बड़ा बढ़िया वो वाला। तो 2 दिन का जो घटनाक्रम चला। और आपके टीसीएस मामला तो और बढ़ते ही चला जा रहा है। क्या सर? टीसीएस के आवाज बाद आई नहीं। लेंस कार्ड भी आ गया चक्कर में। हाँ सर, ये तो धीरे धीरे देखिए क्या है कि सर कुछ साल पहले लोग ये कहा करते थे कि भाई ये 2014 का जो पीरियड है उससे पहले ऐसा कुछ होता नहीं था क्या। एक कहावत है ना कि 2014 से जब से बीजेपी आई या मोदी का जो इरा शुरू हुआ है तब से ऐसी घटनाएं होने लगी। सर घटनाएं तो ये सारे काम पहले से ही चल रहे थे, लेकिन बात यह है कि माहौल नहीं था, बोलने की हिम्मत नहीं थी लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। अब आप लोगों को उम्मीद दिख रही है, हर आदमी खुल के बोल रहा है, अपना विरोध दर्ज करा रहा है। अब वो जो टीसीएस वाला मामला हुआ उसमें सर बाकायदा पुलिस ने पहले 3-4 दिन तक वहां जाके देखा खुद अपनी आंखों से। वहां पे लेडी पुलिस को भेजा गया, उन्होंने हाउस कीपिंग वाला स्टाफ बना के, और उसने उन सारे जिन लोगों ने मेल की थी और शिकायतें की थी जिन लड़कियों ने, उनसे उन्हें बात करी, देखा कि वास्तव में वहां क्या चल रहा है अंदर। उनसे कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे, पीछे नहीं हटना। फिर तो उम्मीद नहीं थी ना किसी को सिस्टम से कि सिस्टम आपको सपोर्ट भी कर सकता है। पता लगा आपने शिकायत की तो उल्टा आप ही को लाद दिया गया। तो इस तरह से चल रहा था सर। अब एक के बाद एक सारे खुल रहे हैं, और इसमें दरअसल कमियां सर हम लोगों की भी हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि साहब हमारा बच्चा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गया, बस अब तो उसकी जिंदगी बन गई। ये नहीं देखते कि उस कंपनी में वो क्या काम कर रहा है, उसका सोशल उठना बैठना किसके साथ है, उसके साथ के लोग उसके साथ क्या काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहाँ वो जा रहा है, किनके साथ वो पार्टी कर रहा है, वो भी खुश और वो भी खुश। हम लोग बताते नहीं है। हम तो अपने बच्चों को ये भी नहीं बताते कि भाई चलो किसी मंदिर में ले चले या किसी धार्मिक स्थल पे अपने बच्चों को घुमा लाएं, उन्हें बताएं। लेकिन वहां देखिए, मैंने तो वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा कि उल्टा है, यहाँ पर जो जितना पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो उतना कट्टर है, और जो जितना पढ़ा लिखा हिंदू है वो उतना बड़ा मूर्ख है। स्थिति अब ये होती जा रही है इस देश में। कहने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि साहब वोट बढ़ गए मुसलमानों के, वोट बढ़ गए मुसलमानों के, और फिर हम बात करते हैं आरक्षण की। तो सर एक बात बताइए, हमारे यहाँ जो हिंदुओं के वोट बढ़ रहे हैं, वो वोट हैं किनके दम पे? जो शेड्यूल कास्ट है, लोअर कास्ट में है, ईबीसी में है, या बहुत बैकवर्ड क्लासेस में है, उनके हैं। वो आज भी 2 या 3 बच्चे पैदा करते हैं। और यहाँ जो पढ़ा लिखा हिंदू है वो सोचता है कि मेरा बेटा तो लग गया एमएनसी में, वो एक बच्चा करते हुए भी वो कहता है कि अपने माँ बाप से कि भाई मेरे पास बच्चे के लिए समय ही नहीं है। असली बेसिक चीज तो वहां है, गड़बड़ तो वहां पे हो रही है सर। और फिर कहते हैं कि साहब वो उनकी वोट बढ़ रही है, उनकी वो वोट बढ़ रही है। वहां उस तरह का सिस्टम नहीं है। वहां शादी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होंगे। यहाँ वाले जो है अपने आप को नास्तिक कहला के कि साहब मैं तो कभी मंदिर में नहीं जाता, इसे बहुत कूल समझते हैं,
वो आपके यहाँ जयपुर डायलॉग में मैं एक दिन सुन रहा था कि वो आनंद रंगनाथन बोल रहे थे कि भजन क्लबिंग हो रही है, उससे खुश हो जा रहे हैं बस, कि साहब भजन क्लबिंग होने लगी। बेसिक चीज तो लोग भूलते जा रहे हैं। कौन कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को लेके छुट्टी के दिनों में वैष्णो देवी जाते हैं या तिरुपति जाते हैं या बालाजी जाते हैं कि भाई नहीं अब की बार वहां चलेंगे, सब भाग जाते हैं गोवा में और वहां घूमने के लिए। तो सर उसी की परिणति ऐसी ऐसी चीजों में हो रही है। ये टीसीएस और ये सब वही है जो हाई एंड सोसाइटी है, वहां पे कल्चरल विध्वंस हो रहा है सर, उनके खुलासे होते हैं अब ये सामने आ रही है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो ये कल तो बड़ा बुरा हुआ, निदा खान को बेल नहीं मिली, फिर उमर खालिद को भी बेल नहीं मिली साहब। उमर खालिद तो पता नहीं कितनी बार बेल मांगता रहता है, उसके 10-15 तो कजन ब्रदर और पता नहीं है, कभी तो किसी की शादी में जाना है, कभी किसी के मरने में, कभी किसी के जीने में, कितनी बार उसे बेल देंगे। अभी तो वो बाहर गया आया था कुछ दिन पहले ही, अब फिर उसे बेल चाहिए। तो वो कोई तो संजय दत्त रेगुलर थोड़ा ही बेल है कि मांग उसे रहे हैं ना बेल ही अब तो। मिलती रहेगी। अब तो अरे सर वो रेगुलर कोई बेल संजय मांग दत्त रहे थोड़ा हैं। ही है कि संजय दत्त की तरह बेल ही मिलती रहेगी, पैरोल ही क्या है कि मिलती रहेगी। आप यदि कंपेयर करें ना, तो 10 साल पहले जो कोर्ट का एटीट्यूड था यूएपीए में, और इस तरह के ये जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति जो 10 साल पहले जो एटीट्यूड था, वो अब नहीं है। कोर्ट भी तो काफी सर हार्ड ये हो गया है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, जो 14 साल में यही तो चीजें, 12-13 साल में जो चीजें बदली हैं 2014 के बाद, यही सब चीजों में तो बदलाव हुआ। केजरीवाल को क्यों 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 स्वर्णकांता शर्मा ने मना कर दिया? वो उसने ये कहा कि यार तुम तो विन विन पोजीशन खेल रहे हो, कि अगर मैं तुम्हारे कहने से हट जाऊं तो तुम ये कहते हुए घूमोगे बाहर के वहां, देखो मैंने जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल सही थे, ये आरएसएस की है, फलाना है, ढिमकाना है, और अगर मैं इसमें बनी रहूंगी तो तुम फिर ये कहोगे कि साहब देखिए मुझे तो पहले से पता था कि इसका रिजल्ट क्या होना है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ये बहुत अच्छा अरविंद जजमेंट दिया। अरविंद केजरीवाल तो इतिहास ही रचना चाहता है सर, बताइए के साहब चुनाव प्रचार अरे के लिए साहब, जमानत दे दी। वो इतिहास पुरुष है, आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्या करें। अब अंडर एस्टिमेट नहीं करते सर, हमने तो सब देख लिया उसका तौर तरीका। सबसे पहला शिकार उसके मीडिया वाले ही बने हैं सर, सब अरविंद केजरीवाल के। पंजाब में आप हाल देख लो। हाँ पंजाब सर, में अरे सर पंजाब केसरी वालों का होटल है पार्क पार्क प्लाजा, उसके सामने बुलडोजर चलवा दिया केजरीवाल ने सर। उसके खिलाफ एक उसकी किसी तरुण चुक्की या किसी की एक छोटी सी विज्ञप्ति छाप दी उन्होंने, बयान वगैरह केजरीवाल के खिलाफ, पूरे ग्रुप को पीछे पड़ गया है सबके। वो तो ये तो बहुत धूर्त लोग हैं, ये तो 1000 धूर्त मरे होंगे तब ये एक पैदा हुआ, उस तरह के लोग हैं सर ये। बात सही है। हाँ। बात सही है, लेकिन दिल्ली में वापस आ पाएगा क्या ये? अभी तो सर कुछ चांस लगती रहे दिल्ली में। अब तो राघव चड्ढा भी इनकी बैंड बजवा रहा है वहां, एक के बाद एक इनकी वो वहां पे पंजाब में खूब चापे लग रहे हैं। बता रहे कि राघव चड्ढा, हमने एक वीडियो बनाया था उस पर लोग कमेंट पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब राघव चड्ढा से तो इसलिए नाराज हो गया, केजरीवाल अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। हाँ, ये तो पुरानी खबर है। और वो कह परिणीति रहे थे साहब चोपड़ा से इनको सब शादी कुछ कर पक्का ली हो गया, राघव चड्ढा ने। और वो परिणीति चोपड़ा को लेके भाग गया। तो इनके लिए कोई बाहर से आदमी बुलाने की जरूरत नहीं सर, आम आदमी पार्टी के तो भीतर ही बैठे हुए हैं इसका खत्म करने वाले, स्वाति मालीवाल और ये सब जितने भी पुराने पुराने लोग हैं ये पहले से बैठे हुए हैं, कैलाश गहलोत और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दर्जनों लोग हैं अब ऐसे जो इनके अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा के राग 2 आड़। मेंबर तो इन्होंने खुद ही बाहर कर दिए। हाँ, ये तो सर शुक्र मनाइए कि इनके हाथ में ये है नहीं इनकी कि सांसदी छीन लें, वरना केजरीवाल सांसदी छीन लेता इनकी। ये तो संवैधानिक अधिकार है नहीं किसी को, वरना केजरीवाल ये भी हरकतें कर सकता है कि साहब इसे बंगला ना दिया जाए, इसे गाड़ी ना दी जाए, इसे वो ना दिया जाए, ये भी बंद करवा देता। और उस दिन राघव चड्ढा ने कहा तो सर, उस दिन अभी पार्लियामेंट में तो बोला राघव चड्ढा, उसने कहा कि सर मुझे तो हटा दिया गया, जब वो हरिवंश जी का चुनाव हुआ तो सब बधाई दे रहे थे उन्हें, उन्होंने कहा कि साहब मेरे तो जो दल के नेता है ना वो यहाँ मौजूद है, ना वो डिप्टी जो है मेरे वो मौजूद है, ना तो अशोक मित्तल है
और ना संजय सिंह है, दोनों है ही नहीं यहाँ बधाई देने के लिए। आपको बधाई तो उन्हें देनी चाहिए जिनका अधिकार है यहाँ बोलने का। मजेदार आदमी है केजरीवाल भी। हाँ, ये भगत सिंह के चेले हैं सर, ये किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, ये इनकलाबी हैं ये लोग। बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।